हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युग प्रवर्तक गौतम बुद्ध एवं गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापित संघ या संगठन एवं साथ ही उसकी विशेषताओं के बारे में परिचर्चा करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि संघ के नियम एवं उसकी विशिष्ट प्रक्रियाएं क्या थी, जिनसे बौद्ध भिक्षु एवं संगठन एवं बौद्ध धर्म विकसित हुआ, पल्लवित हुआ। आइए देखते हैं। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम निम्नलिखित बिंदुओं के ऊपर परिचर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि बौद्ध संघ कैसा था, उसका संगठन कैसा था और ये क्यों बनाए गए थे। फिर हम ये देखेंगे कि बौद्ध संघ संगठन में क्या क्या विशेषताएं थी। फिर हम ये देखेंगे इसके विशिष्ट नियम क्या थे और किस प्रकार इसकी गतिविधियों का संचालन किया जाता था। बौद्ध संघ के प्रति बुद्ध का व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या था, इस विषय में भी हम परिचर्चा करेंगे। आइए हम इन सभी बिंदुओं के बारे में एक एक करके परिचर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध के द्वारा विभिन्न प्रकार के संघ बनाए गए जो बौद्ध धर्म को समर्पित थे। गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म में विश्वास करने वाले सक्रिय अनुयायियों या फॉलोअर्स का एक बौद्ध संघ बनाया। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी। बुद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए जाति या लिंग भेद नहीं था। किसी भी वर्ण, जाति, स्त्री या पुरुष का संघ में प्रवेश हो सकता था। अर्थात ये समानता के आधार पर विकसित किया गया संगठन था, जिसमें किसी तरह का जाति, धर्म, लिंग आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। संघ के भीतर सभी सदस्य समान माने गए। केवल व्यवस्था को संचालित करने के लिए ही अध्यक्ष का चुनाव होता था। शेष सभी सदस्य समान माने गए एवं उनमें पदानुक्रम नहीं अपितु समानता थी। बौद्ध संघ की तीसरी विशेषता थी स्त्रियों एवं पुरुषों के लिए अलग अलग संघ था। अर्थात महिलाएं एवं पुरुषों का अलग अलग मठ या अलग अलग संगठन था, जिनके माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता था। संघ में प्रवेश से अनेक व्यक्तियों को रोका गया, जैसे कर्जदार, रोगी, अपराधी, दास, सैनिक आदि। अर्थात संघ में प्रवेश करने के लिए कुछ निश्चित शर्तों का होना आवश्यकता था। उसमें पहली शर्त ये थी कि वह अपनी स्वयं की इच्छा से आए, लेकिन परिवार के सदस्यों का दायित्व वह छोड़कर ना आए, बल्कि जिम्मेदारी के साथ आए। जिसमें कर्जदार को मना किया गया था, किसी विशिष्ट प्रकार के रोगी को मना किया गया था, अपराधों का संचालन करने वाले को मना किया गया था, जो दास है उसे मना किया गया था, एवं सैनिक को मना किया गया था, क्योंकि सैनिक का कार्य था युद्ध एवं देश की रक्षा करना। आंतरिक संचालन प्रजातांत्रिक या डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक तरीके से होता था, जिसमें वैचारिक मुद्दों के ऊपर डिबेट या बहस होती थी। उसके बाद बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था, जो निश्चित रूप से इस संगठन को विशिष्ट बनाता है। सामान्यतः प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी और 15 वर्ष के बाद की आयु का कोई भी व्यक्ति विशिष्ट शर्तों को पूर्ण करने के बाद संगठन का सदस्य बन सकता था। बुद्ध संघ के नियम एवं प्रक्रियाएं। बुद्ध संघ की विशिष्ट नियम एवं प्रक्रियाएं थी, जिनका पालन सभी को करना पड़ता था। इनमें कुछ महत्वपूर्ण नियम निम्नानुसार थे। प्रवज्या, यह एक सामान्य प्रशिक्षण था जो 15 वर्ष में आयु में प्रवेश के समय दिया जाता था। अर्थात जो संगठन के अंदर या बुद्ध संघ के अंदर प्रविष्ट हो रहा है, उसे विशिष्ट प्रकार के संघ के नियमों से परिचित कराया जाता था, उसकी जीवनचर्या से परिचित कराया जाता था। साथ ही उसे किन आचार व्यवहार का नियम दैनिक जीवन में प्रतिदिन रखना है, इस विषय में उसे विशिष्ट प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाती थी। उपसंपदा, जब 20 वर्ष की आयु में दीक्षा पूर्ण हो जाती थी, यहाँ से वास्तव में वास्तविक भिक्षु के जीवन की शुरुआत होती थी। अर्थात 5 वर्ष का एक तरीके से हम कह सकते हैं वर्तमान संदर्भ में कि एक प्रोविजन पीरियड होता था। इस प्रोविजन पीरियड को पूर्ण करने के बाद उपसंपदा नामक विशिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से वह भिक्षु या आचार्य जीवन की शुरुआत करता था। इसी तरीके से एक तीसरी विशिष्ट प्रक्रिया थी जिसका नाम था कथिन। यह वस्त्र समारोह था, जिसमें बौद्ध भिक्षु
कसाय या गौरव वस्त्र को धारण करता था, अर्थात वस्त्रों को नवीनता के साथ धारण करके बौद्ध संघ में प्रवेश करने का एक प्रक्रिया थी, जिसमें गेरुए रंग का वस्त्र धारण किया जाता था। उपोसठ पाठ, यह संघ में भिक्षुओं के द्वारा अपराधों की स्वीकृत करने का एक विधान था। इसके तहत भिक्षु हर पखवाड़े अर्थात 15 दिन में इकट्ठे होकर स्वीकारोक्ति करते थे कि उनके द्वारा अल्पाधिक मात्रा में जाने अनजाने में कोई विशिष्ट पाप किया गया है तो उसकी स्वीकृति या उसकी स्वीकृति स्वयं के द्वारा की जाती थी। एक अंतिम महत्वपूर्ण नियम था पातिमोक्ष। यह भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम था। ऐसे 227 निर्देशों के बारे में जानकारी का पता चलता है। बौद्ध संघ के प्रति बुद्ध का व्यवहारिक दृष्टिकोण था। बुद्ध एक मध्यम मार्गी व्यक्ति थे। यह मध्यम मार्गी सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले धर्मगुरु थे, अतः उन्होंने संघ के बारे में मध्यम नीति अपनाई। इसकी झलक निम्नलिखित बिंदुओं के तहत हमें मिलती है। बुद्ध ने संघ में उपान जूता चप्पल पहनने की भी इजाजत दी, जबकि विभिन्न प्रकार के संगठनों में या तात्कालिक धार्मिक संगठनों में जूते पहनने की या विभिन्न प्रकार के पैरों को नंगे रखने की एक प्रचलन चल रहा था। सामान्य नियम यह था, मांस नहीं खाना है, लेकिन जब दूसरी चीजें उपलब्ध ना हो तो जान बचाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, जो एक व्यवहारिक दृष्टिकोण था। इसी आधार पर बुद्ध धर्म का या बुद्ध संघ का प्रचार प्रसार बहुत तीव्र गति से मध्यकाल में हुआ। चौथा विशिष्ट नियम था कि संघ के बाहर भिक्षु दक्षिणा स्वीकार कर सकते थे, लेकिन अपनी पसंद की चीजें नहीं मांग सकते थे। अर्थात भिक्षु के द्वारा जो विशिष्ट प्रकार की भिक्षा मांगी जाती थी, उस भिक्षा में वह मांग तो सकता है, लेकिन उसे जो याचक के द्वारा जो दानी के द्वारा दी जाती थी उसी वस्तु को स्वीकार करना होता था। संघ में मादक या सुगंधित द्रव्य, आभूषण आदि के प्रयोग पर रोक थी। इन विशिष्ट बिंदुओं से स्पष्ट है कि संघ के प्रति बुद्ध ने व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया था, जो संचालित हो सकता था, चल सकता था एवं लोग या अनुयायी उनका पालन कर सकते थे। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर के तहत हमने यह समझने का प्रयास किया कि बुद्ध धर्म को केवल मगध क्षेत्र तक सीमित ना रखकर विश्व स्तर पर प्रचारित करने का जो एक विशिष्ट प्रकार के संघ बने। इन संघों की क्या विशेषताएं थी, जैसे कि हमने देखा कि इनमें समानता थी, लोकतांत्रिक ढंग से इनका संचालन किया जाता था। साथ ही हमने ये देखा कि विशिष्ट प्रकार की कुछ प्रक्रियाएं थी जिनके माध्यम से भिक्षु अपराधों की स्वीकृति करते थे। उनकी विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण किए जाते थे। साथ ही बुद्ध का संघ के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण था, जो व्यवहारिक था, मध्यम मार्गी था। ना तो वह शिथिलता का अवलंबन करता था, ना कठोरता का, और एक मध्यम मार्गी तरीके से वह चलता था। थैंक यू।